हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीटेट के लिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। तो ये हमारा सीटेट का 2024 का जुलाई का पेपर है जो क्लास 1 to 5th तक है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट और देखते हैं कि पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस आए थे हमारे। पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा जो सिलेबस है वो है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि शिक्षार्थी अधिगमन प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिविधियाँ और उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं। अगला है, इसका यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है सारा, कि शिक्षार्थी अधिगमन प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होती है। कथन में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब गतिविधि उनके लिए प्रासंगिक होती है तो शिक्षार्थी संलग्न और सक्रिय महसूस करते हैं। प्रासंगिक संदर्भिता सीखने को अधिक सार्थक और शिक्षार्थी के अनुभवों और पर्यावरण के लिए लागू करने में मदद करती है, जिससे संलग्नता और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला हमारा अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। इसका रीज़न दिया हुआ है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी शिक्षक को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। और संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, तो ये दोनों ही हमारे पास ऑप्शंस सही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर सीखने की असक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनमें क्या होता है। तो उनमें एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ नहीं तो बोलेंगे, जब दिखने में वो होगा हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सीखने की असक्षमता वाले बच्चों को ऐसे अक्षरों और वर्णमालाओं के बीच भ्रम होता है जो एक जैसे दिखते हैं, जिसे डिस्क्लेसिया कहा जाता है। ये एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, डिस्क्लेसिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, मतलब सर्वर के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को यह मानना चाहिए कि शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ कई तरह के अनुभव लेकर आते हैं और शिक्षक को उन्हें स्वतंत्र करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें अधिक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अधिकारी की बजाय सुविधाकर्ता या सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो कौन सा वाला सही है। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, यानी जल्दी से सीखते हैं। तो यही वाला सब सही हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रतिभाशाली छात्र बहुत रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं। वे अपनी उम्र के अधिकांश छात्रों की तुलना में अधिक तेजी से और स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। उनके पास अक्सर अच्छी तरह से विकसित शब्दावली के साथ उन्नत पढ़ने और सीखने का कौशल भी होता है। वे बहुत प्रेरित होते हैं, विशेषकर चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों के कार्यों के लिए अपनी कल्पनीय दुनिया में खुश रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार बतानी है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिज्म, जो है वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता होती है। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की क्षमताएं होती हैं। प्रतीकात्मक खेल में वस्तुओं का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि जीववाद में यह विश्वास कराया जाता है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव गुण होते हैं। जैसे कि मेज हो गई हमारे पास, कोई बच्चा सोचता है कि अगर मेज से चोट लग गई और हम उसको मार देते हैं कि इसकी भी पिटाई हो गई, तो निर्जीव वस्तुओं में जो सजीव गुण देखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनका पर्पस क्या होता है। तो उनका पर्पस होता है कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना बच्चों में, मतलब हाई थिंकिंग होनी चाहिए, हाई लेवल होना चाहिए थिंकिंग का। आलोचनात्मक सोच का एक मुख्य पहलू अच्छे प्रश्न पूछने की क्षमता है। बेहतर प्रश्न पूछकर हम किसी समस्या या मुद्दे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। इसमें खुले प्रश्न, सूचना के विश्लेषण, मूल्यांकन, उच्च स्तरीय सोच की आवश्यकता होती है, न कि मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवांशिक पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करता है। तो आनुवांशिक जो होता है हेरिडिटी क्या निर्धारण करती है, तो वो हमारे जेंडर को बताती है। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। ये तो पता ही है, आनुवांशिकी का तात्पर्य आनुवांशिक जानकारी के माध्यम से माता पिता में संतानों के गुणों को पारित होने से है। आनुवांशिक पूरी तरह एक व्यक्ति के जेंडर का निर्धारण करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ये एक मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण होता है। आगे है आपका, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो आत्म वाक्य प्रयोग के द्वारा। ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने व्यवहार को आत्म वाक्य प्रयोग के द्वारा नियमित करते हैं। अपने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों को प्रस्ताव रखा, जिसमें एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हुए आगे बढ़ता है। ये सामाजिक भाषण 3 या 4 वर्ष की आयु से पहले, निजी भाषण 3 से 7 वर्ष तक, आंतरिक भाषण या आत्म 7 से अधिक। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को आत्म वक्र के द्वारा निरूपित करते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में बताना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। तो विकास के संदर्भ में हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारे पास सी। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं। मतलब रेखीय नहीं होता, चक्रीय होता है। क्यों? बच्चे द्वारा विकसित विकास में अपनाए गए मार्ग सीधे और रेखीय नहीं होते। किसी भी स्तर पर विकास निरंतर या स्थिर कभी भी नहीं होता। विकास सर्पिल या चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता। बच्चा निरंतर गति से विकसित नहीं होता, लेकिन वह एक चरण में आगे बढ़ता है और फिर अपने विकास को मजबूत करने के लिए अवधि में आरंभ करता है, इसलिए यह पीछे मुड़ता है और फिर सर्पिल की तरह बढ़ता है। यानी कि इस फॉर्म में विकास हमारे पास चलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास करने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो ये होता है निर्देशित खोज। निर्देशित खोज, जिसे आगमनात्मक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक किसी भाषण का उदाहरण प्रदान करता है और शिक्षार्थी स्वयं नियम ढूंढने में मदद करता है। अच्छा जी, उदाहरण के लिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5वीं कक्षा का एक बच्चा है जो तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा निर्देशित खोज शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादी कहलाते हैं। जो जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, मतलब जो जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानते, लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम में तो सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधि तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। अनुशासित दृष्टिकोण बताना है। तो ये हो जाएगा, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हेज की दुविधा को पेश करने वाली अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं, लेकिन यह उचित है। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो वह नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिक अवस्था में है।
अच्छा, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की अनुबंध की नैतिकता व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून की पांचवी अवस्था है। इसमें वे समाज के भीतर सहमत कानूनों के प्रति दायित्व की भावना के कारण वही करते हैं जो सही है, समझते हैं कि कानून को एक अंतर्निहित सामाजिक अनुबंध में परिवर्तन के हिस्से के रूप में संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन 17 है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराता है? तो अभी कहता है योग्यता का अभाव, यानी वो कहता है कि मुझ में योग्यता का अभाव है तभी तो मुझे अंकों की समझ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिकथन दिया हुआ है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक भी ऐसा नहीं करते। इसका रीज़न दिया हुआ है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो ये कौन सा है? ये भाई विकास तो भिन्न भिन्न हो सकता है, तभी तो कुछ 12 महीने में बोल सकते हैं, कुछ 20 महीने में भी नहीं बोलते, तो ये अलग अलग होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? मतलब आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न होना चाहिए और एक विशेषता नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शिक्षा में आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे छात्रों में गहन संज्ञानात्मक जुड़ाव और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है बल्कि छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है, जिनके लिए विश्लेषणात्मक और अभिनव सोच की आवश्यकता होती है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर अब आता है आपके पास 20 क्वेश्चन नंबर क्या है? अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षक को बच्चे के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है? समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो ये ए आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक और बच्चे के बारे में बोला गया है कि उसे जांच करते रहना चाहिए और इसमें समस्या समाधान की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया है। तो आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन दिया हुआ है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। इसका रीज़न है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड आ गया, जहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज वर्ड है वो तो गलत हो गई है आपका। मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो मैंने बताया जिसमें मानकीकृत शब्द होता है ये नेगेटिव होता है, तो ये तो गलत है, तो आर तो हमारा गलत हो गया। अब ये क्या है? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। नहीं, सांस्कृतिक रूप से नहीं होना चाहिए, तो इसमें ए और आर दोनों ही गलत हैं। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण की सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। समता छात्रों की ज़रूरतों पर आधारित है, मतलब इक्वेलिटी होनी चाहिए, सांस्कृतिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि की अवधारणा दी थी उनका निहितार्थ क्या है? तो उनका निहितार्थ है, अलग अलग आयामों से लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों से लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, इसलिए क्वेश्चन सी, विकल्प सी हमारा सही है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो रटने वाली, मतलब बच्चों को रटना नहीं सिखाना चाहिए, ये वाली प्रतीक नहीं है। 24 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो ये है क्रिया आधारित होता है, छवि आधारित होता है और संकेत आधारित होता है। जो हमारे पास क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार होता है।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर ठोस क्रियाओं से शुरू करते हैं, उन क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली छवियों की ओर बढ़ते हैं और फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ते हैं। इसलिए सही क्रम है क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देने चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका रीज़न दिया हुआ है। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। तो इसमें क्या है? इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, बच्चे को अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम बनाना। इससे ही संबंधित शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जागृति को पता चलता है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, जबकि एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन अलग नस्ल का है, तो वह भी उस कुत्ते को वही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो ये हमारे पास समायोजन एसिमिलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एसिमिलेशन क्या होता है हमारा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समायोजन की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया का वर्णन करना है। हम अपने ज्ञान या स्कीमा की मौजूद संरचनाओं से जानकारी या अनुभव कैसे जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम मौजूदा जानकारी को नई जानकारी के साथ मिलते हैं तो हम इसमें स्कीमा का विस्तार या संशोधन करते हैं, लेकिन स्कीमा को व्यवस्थित करने के तरीके में मौलिक रूप से बदलाव नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनरावास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिससे विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। तो ये संवेदनशील अवधि कहलाती है, सेंसिटिव पीरियड होता है ये। 28 है आपका, दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो किसकी विशिष्ट पहचान है ये? तो ये पहचान है आपकी स्वैलीन क्रम विकार की, जिसमें दोहराव और बारंबार किए जाने वाले व्यवहार की पहचान होती है, वो स्वैलीन होता है और क्रम विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो कौन सा करेगा? ये करेगा वृद्धि और अधिगमन प्रकृति पोर्टफोलियो। वृद्धि और अधिगमन प्रकृति पोर्टफोलियो निरंतर व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन को सीबीएसई द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ मूल्यांकन की एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया। पोर्टफोलियो छात्रों को अपनी सीखने की प्रगति का दस्तावेजीकरण करने की अनुमति देता है। पोर्टफोलियो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगमन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक रचनावादी हैं जो आपके, तो सामाजिक रचनावादियों के अनुसार कौन सा सही है? अधिगमन अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये सही है। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सामाजिक रचनावाद के अनुसार सीखना अधिगमन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है और ज्ञान व्यक्ति की अपनी संस्कृति और समाज के अंतर्गत क्रिया से विकसित होता है। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगमन की प्रक्रिया के बारे में कथन सही है। अधिगमन का अर्थ निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया, अधिगमन मीन्स होता है लर्निंग, जिसमें अधिगमन करता ऐसे अर्थ का निर्माण करता है जो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की घटनाओं की अंतःक्रिया का शिक्षकों की मदद से प्रभावित हो। तो ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन 30 हो गए हैं पूरे कंप्लीट। अब जो आपका मैथ का पोर्शन है वो कराऊंगी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में विद सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ये मैथ वाला जो वीडियो है वो आएगा आपका कल। थैंक यू सो मच।